Hi, you're watching CVR News English. This is Savila Kuttapalli. Welcome to Inside News. Well, moving into the details, Praveen Atreya, Press Secretary to Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini, has accused the Congress leader Randeep Singh Surjewala of misleading the farmers of Haryana by spreading falsehoods. Well, Atreya stated that Surjewala's attempts to mislead the peoples and the farmers of Haryana stemmed from the shock and frustration Congress faced after its defeat in the state elections. Well, he further emphasized that politics based on lies could never be effective, and Atreya defended CM Saini's effort, highlighting his swift action to support farmers, such as transferring a bonus of ₹2,000 per acre to farmers' accounts when there were insufficient rainfall, and showing the Chief Minister's commitment to their welfare. के बयानवीर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार झूठ बोल के हरियाणा के किसान को बरगलाने का प्रयास किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये बात समझ लेनी चाहिए कि झूठ के सहारे राजनीति नहीं चला करती। मैं मानता हूं जिस तरह से हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में हरवाया, कांग्रेस के नेता जो है सदमे में है, बुखलाए हुए हैं, और शायद यही कारण है कि रणदीप सुरजेवाला लगातार झूठ बोल के हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसान को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कुछ सवाल पूछे। पहले तो रणदीप सुरजेवाला को समझना चाहिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान हित के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था, तभी उन्होंने ये साबित किया था। जैसे औसत से कम अगर वर्षा जैसे हुई, तुरंत उन्होंने किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपया प्रति एकड़ बोनस ट्रांसफर किया। ये उनकी सोच है किसान हित के अंदर। कांग्रेस के बयानवीर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार झूठ बोल के हरियाणा के किसान को बरगलाने का प्रयास किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये बात समझ लेनी चाहिए कि झूठ के सहारे राजनीति नहीं चला करती। मैं मानता हूं जिस तरह से हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में हरवाया, कांग्रेस के नेता जो है सदमे में है, बुखलाए हुए हैं, और शायद यही कारण है कि रणदीप सुरजेवाला लगातार झूठ बोल के हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसान को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कुछ सवाल पूछे। पहले तो रणदीप सुरजेवाला को समझना चाहिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान हित के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था, तभी उन्होंने ये साबित किया था। जैसे औसत से कम अगर वर्षा जैसे हुई, तुरंत उन्होंने किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपया प्रति एकड़ बोनस ट्रांसफर किया। ये उनकी सोच है किसान हित के अंदर। कांग्रेस के बयानवीर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार झूठ बोल के हरियाणा के किसान को बरगलाने का प्रयास किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये बात समझ लेनी चाहिए कि झूठ के सहारे राजनीति नहीं चला करती। मैं मानता हूं जिस तरह से हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में हरवाया, कांग्रेस के नेता जो है सदमे में है, बुखलाए हुए हैं, और शायद यही कारण है कि रणदीप सुरजेवाला लगातार झूठ बोल के हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसान को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कुछ सवाल पूछे। पहले तो रणदीप सुरजेवाला को समझना चाहिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान हित के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था, तभी उन्होंने ये साबित किया था। जैसे औसत से कम अगर वर्षा जैसे हुई, तुरंत उन्होंने किसान भाइयों के खाते में 2,000 रुपया प्रति एकड़ बोनस ट्रांसफर किया। ये उनकी सोच है किसान हित के अंदर। कांग्रेस के बयान। Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi addresses media from Gujarat. Let's have a look on it. एक उद्देश्य होता है, लाइफ का कोई पर्पज होता है। ये उद्देश्य ही हमारे जीवन को निर्धारित करता है, हमारे मन, कर्म, वचन को प्रभावित करता है। जब हमें हमारे जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, तब पूरा जीवन बदल जाता है। हमारे संत महात्माओं ने हर युग में मानव को उसके जीवन के उद्देश्यों से साक्षात्कार कराया है। ये संत महात्माओं का
हमारे समाज को बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरा समाज, पूरा देश एकजुट हो जाता है तो वो जरूर पूरा होता है। और पहले कई उदाहरण हैं, हमने ये करके दिखाया है, हमारे संतों ने करके दिखाया है, हमारे समाज ने करके दिखाया है, हमारे धार्मिक संस्थानों ने करके दिखाया है। आज हमारे युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा उद्देश्य उभर कर आया है। पूरा देश एक निश्चित लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये लक्ष्य है विकसित भारत का। वड़ताल के और समस्त स्वामीनारायण परिवार के संत महात्माओं से मेरा आग्रह है कि वो विकसित भारत के इस पवित्र उद्देश्य, महान उद्देश्य, उसके साथ जन जन को जोड़े। जैसे आजादी के आंदोलन में एक शताब्दी तक समाज के भिन्न भिन्न कोने से आजादी की ललक, आजादी की चिंगारी देशवासियों को प्रेरित करती रही। एक भी दिन, एक भी पल ऐसा नहीं गया कि जब लोगों ने आजादी के इरादों को छोड़ा, सपनों को छोड़ा, संकल्पों को छोड़ा। ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसी ललक आजादी के आंदोलन में थी, वैसी ही ललक, वैसी ही चेतना विकसित भारत के लिए 140 करोड़ देशवासियों में हर पल होना जरूरी है। आप सब और हम सब मिलकर लोगों को प्रेरित करें कि आने वाले 25 साल तक हम सबको, और विशेष करके हमारे नौजवान साथियों को, विकसित भारत के उद्देश्य को जीना है, पल पल जीना है, हर पल उसके लिए अपने आप को जोड़ के रखना है। इसके लिए जो जहां है वहीं से अपना योगदान देना शुरू कर दे। जब वो विकसित भारत के लिए योगदान देगा, वो जहां होगा वहीं से उसका लाभ मिलेगा ही। अब जैसे हम लगातार कहते हैं कि विकसित भारत बनने की पहली शर्त है हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बाहर वाला काम नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा। 140 करोड़ देशवासियों को ही करना पड़ेगा। यहां बैठे हुए सब हरिभक्तों को करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत कहां से करें? Meanwhile, BJP leader Pradeep Bhandari has strongly criticized the Congress President Mallikarjun Kharge for his recent statement accusing him of harboring hatred towards Sanatana Dharma. Well, Bhandari claimed that Kharge's derogatory remarks, including his use of the term saffron terrorism during Congress tenure, reflected the party's deep-seated issues with anything associated with Sanatana Dharma. He also suggested that the Congress displeasure with Prime Minister Modi's "Ek Rahenge to Safe Rahenge" slogan, which has resonated with society, proves the party's anti-Hindu stance. Well, Bhandari's comments reflects the ongoing political tensions between the BJP and Congress, with religion often at the center of the discourse. खरगे जी को नफरत सनातन से है, मल्लिकार्जुन खरगे जी को नफरत
भगवा से है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। कांग्रेस पार्टी को चिढ़ हर उस चीज से है जो सनातन से जुड़ी हुई है। इसीलिए उनके अलायंस पार्टनर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहलाते हैं। इन सबको चिढ़ इसी बात से है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे पूर्ण रूप से चल चुका है और पूर्ण रूप से देश के समाज के अंदर वो बैठ चुका है कि हमें एक रहना है, जिसमें सनातन समाज की एकता भी अनिवार्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा है ये दर्शाता है कि कांग्रेस एक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी है जिसका सिर्फ एक ही काम है, अपने मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण करना, उसको एकजुट करना और हिंदू समाज को बांटना और भगवा को गाली देना। कपड़ों को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी, साथ ही कहा कि जो योगी आदित्यनाथ है वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सफेद कपड़े को। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नफरत तब फैलाते हैं जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहा जाता है, वो शांत रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नफरत तब फैलाते हैं जब राहुल गांधी राम मंदिर के पूरी प्राण प्रतिष्ठा को एक नाच गाने का इवेंट बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नफरत तब फैलाते हैं जब हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली बकी जाती है परंतु अपने पार्टी के लोगों पे कार्रवाई नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी नफरत तब फैलाते हैं जब वो धर्म के आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात का खंडन नहीं करते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज साबित कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी शक्ति का विरोध करेगी, शक्ति का अपमान करेगी, सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स कहेगी, राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानेगी, प्रभु श्री राम के मंदिर को बनने का विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस को गेरुआ रंग, भगवा रंग और हर चीज जो सनातन से जुड़ी हुई है उससे नफरत है। इसीलिए कांग्रेस एक मॉडर्न मुस्लिम लीग है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर देश के लिए आरएसएस और बीजेपी को थ्रेट बताया, साथ ही ये भी काफी देर इज एनी थ्रेट टू सेफ्टी ऑफ द कंट्री, देश की सुरक्षा को अगर कोई खतरा है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट काटेंगे बटेंगे व्हेन छटेंगे फ्रॉम द टाइम दे वेक अप इन द मॉर्निंग। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब सुबह से उठते हैं तो सिर्फ एक ही काम करते हैं, वो है कि अपने दे हैव नो हेयर ऑन हेड। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नफरत सनातन से है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को नफरत भगवा से है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग। Meanwhile, BJP MP and member of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Bill 2024, Aparajita Sarangi, announced that the committee would hold extensive hearings involving key stakeholders from across Odisha. Well, Sarangi revealed that over 16 organizations have come forward to present their views on the bill, which aims to amend the Waqf Act, and she also confirmed that 5 members, including the chairperson, would be present for the hearing, ensuring a comprehensive discussion on the matter. Yes, we are going to listen to the key stakeholders from all across Odisha, and more than 16 organizations have come forward and they'll be placing their views before the Joint Parliamentary Committee. 5 members would remain present, including the chairperson Sri Jagdambika Palji, and we will have an extensive hearing. Meanwhile, Jagadambika Pal, chairman of the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill, announced that the committee will meet in Bhubaneswar today to hear from 16 delegations, including High Court lawyers, Islamic scholars, Odisha government officials and representatives from various social and minority organizations. Well, Pal expressed the hope that consultations would yield valuable suggestions which the committee would thoroughly consider. He also outlined that the JPC had already conducted hearings in Maharashtra, Gujarat, Telangana and Andhra Pradesh, with plans to visit Lucknow, Patna and Kolkata in the coming days for further discussions. आज भी इस उड़ीसा में आज भुवनेश्वर में जो हमारी जेपीसी की बैठक होगी उसमें अभी तक 16 डेलीगेशंस ने अपनी इच्छा जाहिर किया है इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपीयर होने की, और जिसमें हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उड़िया गवर्नमेंट के हमारे ऑफिशियल्स हैं, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब इतने लोग आ रहे हैं तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ
आई है अमेंडमेंट 2024 के लिए। अच्छे सुझाव आएंगे, उस पर हम गौर करेंगे, पूरी जेपीसी गौर करेंगे, फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे। अभी कितना स्टेट हो चुका है और कितना हमने साउथ इंडिया भी कवर कर लिया है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा और तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सारे स्टेट, केरल को हमने तमिलनाडु बुलाया था, अभी इधर आसाम किया है, उड़ीसा किया है, फिर आगे हमें पटना, लखनऊ, कलकत्ता करना है। अपोजिशन मेंबर तो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे हम ये पूरी जेपीसी जो आ रही है, जेपीसी का आने का पर्पज है कि जो स्टेट में इस अमेंडमेंट के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं, उनको सुनना है। वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अब किसी के अपने कोई एंगेजमेंट होंगे, कहीं कोई कारण होगा, ये कोई राजनीति का सवाल नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने इस वक्त के बिल को जेपीसी को रिफर करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को आग्रह किया, उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दिया, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पूरे स्टेक होल्डर से मिल रही, दिल्ली में 25 बैठक कर चुकी, पूरे देश के दौरे कर रही है। तो इससे साफ है कि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कानून को बनाने में उनको भागीदारी, उनकी साझेदारी, उनके सुझाव लिए जा सके। तो अब ये तो विपक्ष क्यों इशू बना रहा है? यहाँ पे हम आए हैं, कोई आपस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्कस करने नहीं आए हैं। यहाँ उनको अवसर देना है जो उड़ीसा के लोग दिल्ली नहीं आ सकते थे, और इस जेपीसी के जो हमारी है वक्फ अमेंडमेंट बिल पे अपना सुझाव देना चाहते हों, उड़ीसा हाई कोर्ट के बार के लॉयर्स हों या प्रोफेसर्स हों या सोशल लोग हों या स्टेक। Meanwhile, BJP National Spokesperson C.R. Keswan raised serious concerns over the Maha Vikas Aghadi's manifesto for the upcoming Maharashtra elections 2024. He questioned whether the manifesto truly represented the MVA's official stance for it, and it was influenced by the hidden agenda allegedly written by the All India Ulema Board. Well, Keswan criticized the MVA's proposal to offer 10% reservation for Muslims in jobs and education, claiming it would deprive SC, ST and OBC communities of their constitutional rights guaranteed by the Dr. Baba Sahib Ambedkar. Well, he accused the MVA of engaging in dangerous politics of religion appeasement at the expense of these marginalized groups. Well, Keswan also asserted that the people of Maharashtra would vote for a Viksit Maharashtra to help achieve a $1 trillion economy by 2028, laying the foundation for a prosperous Viksit Bharat. Is this the real manifesto of the MVA, or is there another secret hidden manifesto of the MVA which has been written by the All India Ulama Board? One now tends to wonder whether the MVA itself stands for Muslim Vikas Aghadi. Has the MVA struck a sinister Faustian deal with the Ulama Board? Has the MVA done a dangerous quid pro quo with the Ulama Board? In return for the Ulama's support in these elections, have they agreed to the 17 preposterous demands which the Ulama Board has placed before the MVA? That is the question everybody is asking. And one of the demands of the Ulama Board is to give 10% reservation for Muslims in jobs and education, snatching away the reservations for the SC, ST and OBC communities. Is the MVA conspiring to rob our SC, ST and OBC brothers and sisters of the constitutional guarantees given by Dr. Baba Sahib Ambedkar so that the MVA can practice their dangerous politics of religious appeasement? That is the question on everybody's mind. We have seen, before that I'd like to reiterate, religion-based reservation is unconstitutional. Religion-based reservation, which the MVA is conspiring to do, goes against the very tenets and spirit of our constitution and is against the principles of Dr. Baba Sahib Ambedkar. And the people of Maharashtra will not forgive if the MVA conspires to do religious reservation at the cost of the reservation given to SC, ST and OBC communities. We've seen Mr. Jayant Patel of the Sharad Pawar's party replying to the MVA, to the Ulama Board, saying that they are grateful for the support of the Ulama Board and they requested the Ulama Board to actively campaign in the Maharashtra elections. Media reports showed similar letters written by the Congress Maharashtra chief Nana Patole to the Ulama Board. But what does the Congress do? Whenever they caught red-handed, like they were caught with that red constitution which was blank insult, is this the real...
Meanwhile, BJP leader Dilip Ghosh has strongly criticized the West Bengal government, alleging that goons from Uttar Pradesh and Bihar have infiltrated the state and established bomb-making factories. Well, Ghosh claimed that such illegal activities were spreading across districts and accused the state government of being in cahoots with anti-social elements. Well, he further stated that infiltrators and terrorists from Bangladesh, Nepal and Bihar were entering the state unchecked. Well, Ghosh warned that as long as the current state government remained in power, instances of violence and lawlessness would continue to rise. हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर को सुपुर्द। देखो भाई, जो लोग डॉक्टर लोगों को पाल रहे थे और सब कुछ गड़बड़ करने के बाद भी जानते थे, आज वही लोग धमकी दे रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया? ये सब मिले हुए हैं। इसलिए यहाँ की जो हेल्थ डिपार्टमेंट इतना डमाडोल हो गया है, ये टीएमसी के लोगों के द्वारा ही हो रहा है। इतना दादागिरी है, वहाँ गुंडागिरी है, इसके चलते लोगों को ठीक से सर्विस नहीं मिल रहा है। आप थोड़ा पीठ बचाने के लिए सब कर रहे हैं लोग। तो कोलकाता मेडिकल पे रोग गैलरी में अभय मूर्ति का तोड़ा गया, रात में दुष्कृत तांडव कुछ नहीं है। जो लोग आरजीकर में घुसकर हॉस्पिटल को तोड़फोड़ किया था, वही लोग निर्भया का मूर्ति को तोड़ा है। तो इसको, ये जो इतना बड़ा घटना हुआ है जिससे पूरा बंगाल, पूरा देश, दुनिया में इतना हलचल हुआ है, इसको लोग भुलाना चाहते हैं, इसलिए सब मिटाना चाहते हैं सब। कोलकाता में यूपी बिहार के जितना गुंडा सब बंगाल में आके फैक्ट्री लगाए हैं, बम बंदूक बना रहे हैं। जिला जिला में इस प्रकार घटना, इस प्रकार कारखाना मिल रहा है, क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था कुछ नहीं है और ये सरकार इस प्रकार एंटी सोशल लोगों का दोस्त बन चुका है। बांग्लादेश से आते हैं घुसपैठिया टेररिस्ट, नेपाल से आते हैं, बिहार से आके यहाँ पूरा अड्डा जमा कर बैठे हैं। ये सरकार जब तक रहेगा, इस प्रकार घटना बढ़ता जाएगा। राज्य में सक्रिय है शिशु बचाव। जितना इस प्रकार एंटी सोशल वर्क है, इसके पहले भी एक डॉक्टर सस्पेंड हुआ था, कई घटना आई थी बच्चों का तस्करी का, और यहाँ बराबर ये घटना लगातार चल रहा है। बच्चे गायब हो जाते हैं, कोई खोज खबर नहीं होता है, और 1-2 नहीं, सैकड़ों घटना ऐसा हुआ है। नौरे से आमंत्रण मिला है अभिषेक बनर्जी महिला सशक्तिकरण का भाषण करेंगे नरय में। यहाँ महिलाओं की क्या हाल है, देखे गांव-गांव में कैसे रेप पर मर्डर हो रहा है, आंदोलन चल रहा है, 2.5 महीना से आरजीकर को लेकर आंदोलन चल रहा है। वो क्या भाषण देंगे वहाँ? कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे वो? बीरभूम में सिविक वॉलंटियर का घर में विस्फोरण, सिविक वॉलंटियर्स अभी टीएमसी का सबसे बड़ा कैडर है। वही लोग यहाँ माने कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाते, लेकिन कैसे विरोधियों को टाइट करना, समाज कैसे चुनाव कराना, यही करते रहते हैं, और बम बंदूक सप्लाई भी वही करते हैं। इसके पहले भी गलत काम में पकड़े गए, और सारा यही सब काम करने के लगभग 1.5 लाख वॉलंटियर्स को टीएमसी ने नौकरी दिया है। लास्ट क्वेश्चन, वहाँ पे आपत्ति टीएमसी का मीटिंग बाइकआउट टीएमसी के साथ इंडिया अलायंस का विरोध। कोई बाइकआउट करे, कुछ भी करे, वहाँ को Meanwhile, Anand Kumar, the founder of the renowned education initiative Super 30, has launched a new campaign called Mission Kamya. Well, through this initiative, Kumar aims to empower underprivileged students by providing them with access to quality education and guidance, while helping them realize their potential and achieve success with a focus on students from marginalized backgrounds. Mission Kamya seeks to create opportunities for brighter futures by offering mentorship, resources and training to help them excel in competitive exams. Well, Kumar, known for his efforts in transforming the lives of students through Super 30, hopes to extend this vision with his new campaign to inspire even more young minds to reach their goals. जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था है, एक अमीरों के लिए, एक गरीब के लिए। जिसके पास पैसे होते हैं वो क्या करता है कि प्राइवेट स्कूल में, महंगे स्कूल में, 5 स्टार होटलों जैसे स्कूल में जाके पढ़ रहा है, और एक बच्चा जिसके पास साधन नहीं है, साधन विहीन है, वो बेचारा मजबूरी में गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला ले रहा है। ये जब तक हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा की व्यवस्था होगी, हम लोग बहुत जल्दी विकसित नहीं हो सकते। इसलिए हम हमेशा रिक्वेस्ट करते आए हैं उन तमाम प्राइवेट स्कूल से, बड़े स्कूल से, कि भाई आरटीई तो ठीक है, इसके बावजूद भी, इसके बाद भी कोई बच्चा में मेरिट है
और आपके यहाँ पढ़ना चाहता है तो सिर्फ पैसा ही विषय न रख के उसको जरूर मौका दें। कोटा से देश में ऐसे कई संस्थान हैं जहाँ पर बच्चे जाते हैं कोचिंग के दबाव में सुसाइड करने लगते हैं, कैसे इसे बदला जा सकता है? हम तो हर माता पिता से ही रिक्वेस्ट करते हैं अक्सर कि भाई कोटा में अपने बच्चों को दबाव बना के मत भेजिए। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा में एक डॉक्टर बनने के लिए इंटरेस्ट हो, इंजीनियर बनना चाहता हो सके वो कलाकार बनना चाहता हो चाहे सके कि कोई व्यापार करना चाहता हो। तो बच्चों पर माता पिता देखा देखी अगल आस पास पड़ोस को देखकर दबाव बनाते। तो पहली भूमिका तो पेरेंट्स की है, दूसरी भूमिका उन तमाम कोचिंग वालों की है जो बच्चे का बिना टेस्ट लिए सिर्फ ये जानकर कि वो पैसा दे रहा है एक व्यापार समझकर उसको एडमिट करते, उसके बाद उसकी खोज खबर नहीं लेते कि बच्चा कितना दबाव में है, हमारे सवालों का जवाब दे रहा है कि नहीं, गुमसुम रह रहा है, बेचारा घबराहट में बोल नहीं रहा है, आखिरी कट्ठे जमीन बेच के वहां पहुंचा हुआ बच्चा अपने पिता को भी नहीं बता पा रहा है। तो ये नहीं होना। अभी जिस तरीके से देश में शिक्षा व्यवस्था है, Meanwhile, BJP leader Siddharth Nath Singh responded sharply to Congress President Mallikarjun Kharge's recent statement accusing the Congress of indulging in baseless criticism. Well, Singh emphasized that the Congress party had failed to deliver on its promises and lacked a clear vision for the country's progress. He also criticized Kharge for making misleading remarks, asserting that the BJP's focus remained on development and governance, while Congress seemed more concerned with political theatrics. और जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया ये उचित नहीं है। लेकिन खरगे साहब, आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूं कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है। और जब समाज को जोड़ने की बात होती है तो ऐसे ही व्यक्ति निकलते हैं और जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें से हैं। तो आप क्या प्रश्न चिन्ह हर चीज में उठाना चाहते हो? और राजनीति भी समाज को जोड़ने के लिए है, अच्छा करने के लिए है। तो इसलिए कोई पहनता है तो उस पर आपत्ति नहीं करते, उसके अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं। Those were the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Havila Kuttapalli. Have a good day.